हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस लेक्चर में आपको रोज़ाना टॉप 20 क्वेश्चन कराते हैं, जिनमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं कहने को तो ये, पर 50 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। तो ये जो लेक्चर रहेगा आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे, डीआरडीओ, एमटीएस, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसे शुरू से आखिर तक देखते रहिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उसे शेयर कर दीजिए, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है हमें, बैंकिंग विनिमय अधिनियम भारत में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इन 1949 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद अस्तित्व में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 महाजनपद भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान थी। ठीक है, अभी 16 महाजनपद जो थी इनके बारे में आप जान लो। तो 16 महाजनपद के नाम है, आप स्टार्टिंग पहले तो वो देख लो 16 महाजनपद कौन कौन सी थी। तो पहली महाजनपद है आपकी अंग, दूसरी महाजनपद है आपकी अश्मक, तीसरी है आपकी अवंती, चौथी है मगध, तीसरी अवंती हो जाएगी, चौथी मगध हो जाएगी आपकी, पांचवी चेदी, छठी गंधार, सातवीं काशी, आठवीं कंबोज, नौवीं कौशल, 10वीं कुरु, 11वीं मल्ल हो जाएगी आपकी, जो 12वीं महाजनपद वो मत्स्य हो जाएगी, और जो 13वीं महाजनपद है वो पांचाल हो जाएगी, 14वीं महाजनपद का नाम सुरसेन, 15वीं महाजनपद का नाम वज्जी, और जो 16वीं महाजनपद है उनका नाम हो जाएगा वत्स। ये 16 जनपद के नाम आपको याद रखना है। इनकी राजधानी भी आपको याद रखनी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी महाजनपद का नाम दे देंगे आपको कि इसकी राजधानी क्या है, तो आपको आंसर करना रहेगा वहाँ पे, तो ये आप याद रख लेना। जो महाजनपद का जो क्षेत्रफल था भारत में, वो भी जान लो आप कि जो महाजनपद थी ये आज के अफगानिस्तान से लेके बिहार तक, और उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लेके गोदावरी नदी तक फैली हुई थी, यानी कि इतना ये एरिया कवर करते हैं 16 महाजनपद मिला के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, 16 महाजनपद जो थी ये प्राचीन भारत में मौजूद थी, और ये जो 16 महाजनपद है आज के जो वर्तमान में हम जिन्हें राज्य बोलते हैं उनके समान ही ना दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1979, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, 7 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, 7 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था भारत में। शुरुआत में जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इसके अंतर्गत 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। स्टार्टिंग में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे, और आज वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या आपकी 50 हो गई है बढ़ के भारत में। ठीक है, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जो बाघों की संख्या थी वो विलुप्त होने की कगार पे थी, तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए, और हमारे जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो भी बाघ ही है, टाइगर, तो उसे बचाने के लिए और राष्ट्रीय धरोहर के लिए इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखना आप ये क्वेश्चन, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, विलुप्त हो रहे टाइगरों की प्रजाति को बचाना, उनकी आबादी को बरकरार रखना और उन्हें बढ़ाना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लक्षद्वीपों से दहेज में मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र राज्य था, ये चंद्रगुप्त प्रथम को लक्षद्वीपों से दहेज में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि मध्य प्रदेश में लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफाएं है वो धार जिले में है, और ये जो गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना, इन गुफा के बारे में पूछा जाता है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह जी चौहान है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो लालजी टंडन है। लालजी टंडन यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो अजय कुमार मित्तल जी है।
अजय कुमार मित्तल वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो 29 है और जो राज्यसभा की सीटें है वो 11 सीटें हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना है क्वेश्चन, लोकप्रिय बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, धार जिले में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैंग्रोव वन में पाई जाती है। सुंदरी प्रजाति जो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति है वो मैंग्रोव वन में पाई जाती है, और जो मैंग्रोव वन है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भारत के जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। विश्व के प्रसिद्ध मैंग्रोव वन है ये। ठीक है, और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये भी ध्यान रखना आप। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसका कुछ भाग भारत में है और कुछ भाग बांग्लादेश में भी स्थित है। जो सुंदरवन है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्रों के पश्चिमी भागों में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना। पेड़ की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी जो है ये मैंग्रोव वन में पाई जाती है। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत का प्रसिद्ध मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदियाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा की सहायक नदी है मूसी और भीमा। यहाँ पे बात हुई है कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी भारत में बहने वाली नदी है। ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसका जो निकलने का जो स्थान है वो है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल आपको याद रखना है 1288 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, ये नदी कौन कौन से राज्यों को कवर करती है। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मतलब ये टोटल 4 राज्यों को कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आपको, पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरी नंदा जो थी ये पुदुचेरी की पहली महिला पुलिस निदेशक यानी कि डीजीपी थी ये। ठीक है, पुदुचेरी की। और आपको पता ही होगा भारत की जो पहली आईपीएस महिला थी वो किरण बेदी थी। आईपीएस जो महिला है भारत की पहली वो किरण बेदी थी। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन, डीजीपी पहली सुंदरी नंदा और पहली आईपीएस किरण बेदी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, सिक्किम के लुम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छापाई ब्रुंग जो है ये सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यहाँ पे बात हुई है सिक्किम की, तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है वो प्रेम सिंह तमांग जी है। प्रेम सिंह तमांग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री है। सिक्किम के जो राज्यपाल है वो गंगा प्रसाद जी है। और सिक्किम उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अरूप के गोस्वामी, उनका नाम है अरूप के गोस्वामी, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखना। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र छापाई ब्रुंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से खेल नृत्य जो है थोड़ा इसका संबंध है। हिमाचल प्रदेश में खेला जाता है खेल नृत्य। तो यहाँ पे बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर जी है वर्तमान में। यहाँ के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है। और यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो लिंगप्पा नारायण स्वामी है। लिंगप्पा नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी आपको पता होगा, शिमला इसकी राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फातिमत गियाना सईद जो थी ये सार्क की पहली महिला महानिदेशक थी। यहाँ पे बात हुई है सार्क की, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं अपन। जो सार्क है इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि हिंदी में इसे जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसे हम बोलते हैं
दक्षेस। जैसे इंग्लिश में सार्क बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे हिंदी में दक्षेस बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू है, उसमें यहाँ पे सार्क का मुख्यालय स्थित है। बात कर लेते हैं सार्क के सदस्य देशों की। तो इसके टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं। उनके नाम आपको याद रखना है। पहला है आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो होगा आपके 1 2 3 4 टोटल 8 होगा ये अफगानिस्तान। तो ये सभी 8 देश है, इनके सार्क के सदस्य है। ये जो अफगानिस्तान देश है सबसे लास्ट में जुड़ा था सार्क के सदस्य देशों में। ये जुड़ा था आपका 2007 में। 2007 में जुड़ा था ये अफगानिस्तान सार्क के सदस्य देशों में। और वर्तमान में सार्क के जो प्रमुख है उनका नाम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एसाला, रुआन, वेराकुन इसके प्रमुख है। लिख देता हूँ मैं, एसाला, रुआन, वेराकुन सार्क के प्रमुख है ये अभी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका के है ये एसाला, रुआन, वेराकुन, जो कि सार्क के अभी वर्तमान में महासचिव है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको। सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चूफाट जो है लोक नृत्य है ये सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको। 21 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है विश्व डाउन सिंड्रोम के रूप में 21 मार्च 2020 को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम के द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2011 में घोषित किया था, मनाने का फैसला लिया था 2011 में विश्व डाउन सिंड्रोम को मनाने का, ठीक है। तब से लेके अब तक इसे हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो 2020 में इसे मनाया गया था, तो इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी वो भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो अभी 2020 की थीम थी वो वी डिसाइड की थीम थी। वी डिसाइड थीम के साथ इसे मनाया गया है इस साल 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कल्हण है वो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है। यहाँ पे बात हुई है सोमदेव, बाणभट्ट और कालिदास की। इन तीनों की जो रचना है इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो सोमदेव है इनकी रचना कथा सरित सागर हो जाएगी। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव जी है, ठीक है। अब बाणभट्ट की बात कर लेते हैं। तो बाणभट्ट ने 2 रचनाएं लिखी थी इनकी, हर्षचरित और कादम्बरी, जो फेमस रचनाएं इनकी दोनों, ये 2 रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की रचनाएं। अब कालिदास की बात कर लेते हैं। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। मेघ दूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतुसंहार। ये इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं कालिदास की, तो ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ध्यान रखना इनके बारे में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको। भारत में राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो लीला सेठ थी, ये भारत में राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो इसकी राजधानी का नाम आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है। इसके पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी। इसका नाम अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है और इसका नाम नूर सुल्तान रख दिया गया है। तो कजाकिस्तान की जो वर्तमान में राजधानी है वो नूर सुल्तान है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे बात हुई है कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो अस्कर मामिन है।
अस्कर मामिन वर्तमान में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, और कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो कस्यम जोमार्ट टोकायेव हो जाएंगे। कस्यम जोमार्ट टोकायेव कजाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, लोक अदालत का निर्माण के तहत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत लोक अदालत का निर्माण किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18, कला भवन 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है, यह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कला भवन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनके बारे में जानकारी दी हुई है, 1919 में स्थापित किया गया था इसे। ये दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं हम। इसकी जो राजधानी है वो कोलकाता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में ममता बनर्जी जी है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के वो जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में। और जो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है, यहाँ पे उच्च न्यायालय स्थित है पश्चिम बंगाल का। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो TBN राधाकृष्णन जी है। TBN राधाकृष्णन जी। और ये जो उच्च न्यायालय है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी कवर करता है, यानी कि वहाँ के केस में यही संभालता है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, पोष मेला स्थानीय कलाकारों के लोक नृत्य, संगीत, भोजन और की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को प्रदर्शित करता है ये जो पोष मेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, भारत में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्थित है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। आपको पता हो दार्जिलिंग की चाय भी फेमस है यहाँ पे। तो दार्जिलिंग में स्थित है पश्चिम बंगाल के। इस रेलवे स्टेशन का नाम घूम रेलवे स्टेशन है। घूम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है इसे। इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो 2258 मीटर इसकी रेलवे प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन की ऊंचाई है, यानी कि भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है ये रेलवे स्टेशन। तो ध्यान रखना इसको। ये सब पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। उस रेलवे स्टेशन का नाम है घूम रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।